पीसीआई वाट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बीच में छोड़ने से आपको समझ में कम आता है। नियम के कुछ नोट है वो लिख लीजिए, आपके कंपटीशन के लिए भी काम आएगा। जैसे नोट एक बिंदु आगे से है, दूसरा बिंदु आगे से Q1 Q2, इन दोनों के बीच माध्यम हमने माना निर्बाध। माध्यम क्या है? निर्बाध। बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल। अब कूलाम का नियम यहां पर लगाएंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड नोट, यदि यहां पर आवेश Q1 ये रखा हुआ है, Q2 आवेश ये रखा हुआ है, बीच की दूरी कितनी है? R है। अब ये जो रखा हुआ है आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या है? कोई माध्यम है जिसका परावर्तकांक K है। अब परावर्तकांक कितना है? K। तब कूलाम का नियम क्या बन जाता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K कहाँ आएगा? वास्तव में होता क्या है? होता यहाँ पे R अंडर रूट K का होल स्क्वायर। तो जब वर्गमूल से बाहर वर्गमूल होगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? K, और ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इसी को इस प्रकार से लिख दिया जाता है A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। अब तीसरा नोट, यदि अब हमने कहा ये Q1 आवेश रखा हुआ है, यहां से R दूरी पर ये Q2 आवेश रखा, Q1 ये Q2। ठीक है, ये आवेश रखिए। अब T मोटाई, हमने क्या लिया? T मोटाई का कोई परावर्तित पदार्थ लिया जिसका परावर्तकांक कितना है? K है। मोटाई कितनी है? T। दोनों आवेशों के बीच में टोटल दूरी कितनी थी? R। अब वायु में दूरी कितनी हो गई? R माइनस T। माध्यम कितना है? T। तब कूलाम का नियम आपका क्या बन जाता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है? R। टोटल डिस्टेंस कितनी है? R। घटानी कितनी है? यहां से यहां तक वायु में भी कितनी हो गई? R माइनस T। ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस कितना है और इसका क्या होगा? T अंडर रूट K हुए का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये से हमने पहले वायु में दूरी ली, जैसे यहाँ पे वायु में दूरी कितनी थी? R, तो R स्क्वायर होता है, तो R माइनस T, इसका स्क्वायर। ठीक। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? माध्यम जब होता है तो कैसे लिखा जाता है? जितनी दूरी का माध्यम हो उसको लिखा जाएगा, तो T अंडर रूट K। ये याद है? ठीक है। अब चौथा नोट क्या है कि यदि अब ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच हमने T1 मोटाई और T2 मोटाई, T1 T2 मोटाई के दो परावर्तित पदार्थ इस प्रकार से बने K1 और K2, इनके परावर्तक कितने हैं? K1 और K2।
तब गुलाब का नियम आपका क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2, ये सेम रहेगा, बदलेगा क्या यह T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2 पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद लिख लेना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो परिमाण में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के, परिमाण में समान आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अल्प दूरी पर रखकर बनाया जाता है। इसे दो आवेश मिले, एक हमने ले लिया प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, ठीक। जो आपने आवेश लिए एक प्लस है और दूसरा माइनस है, परिमाण में दोनों समान है लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। इन आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखकर के बनाया जाता है। इससे यहाँ पे अति अल्प दूरी हम 2L लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है 2L क्यों लेते हैं, L क्यों ले सकते हैं, X क्यों ले सकते हैं, भाई कुछ भी ले, लेकिन 2L लेने से इसका जो मध्य बिंदु होता है वो भागों में बट जाएगा, ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। जो आगे आने वाले डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, वो इजी हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी दोनों आवेशों की जो मिलाने वाली रेखा होती है इसे कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष, और जो मध्य बिंदु से दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा की लंबवत रेखा होती है उसे कहते हैं द्विध्रुव की निरक्ष, ठीक है, अनुप्रस्थ। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर दो में से कोई एक आवेश का परिमाण लेना है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब 2L। यह तो क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो गया आपका, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होगा, Q कूलम, यह भी क्या है लंबाई कूलम इनटू, ठीक है। बेमा क्या होगा, कूलम की बेमा 80 मीटर की बेमा 80, कोई दिक्कत। अब इसका एक प्रचलित मात्रक और है डिवाइड, इसका प्रचलित मात्रक क्या है, डिवाइड। एक डिवाइड बराबर 3.3 गुणे 10 - 30 कूलम इंटू मीटर। 3.3 गुणे 10 - 30 कूलम इंटू मीटर। यह एक सदिश राशि है, कैसी है, सदिश। यह एक सदिश राशि जिसकी दिशा -q आवेश है, -q आवेश क्या होती है, +q आवेश की होती है, माइनस से +q आवेश की होती है, ठीक है।
इसमें एक चीज, इसका जो द्विध्रुव होता है वैद्युत द्विध्रुव, इसका कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश तो 0 होता है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी वो 0 नहीं होती। कुल आवेश प्लस माइनस आवेश की उर्जिता बताएगी, तो आवेश की उर्जिता के अकॉर्डिंग उसका कुल आवेश कितना है 0, लेकिन इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 नहीं होती। अब वैद्युत द्विध्रुव की tan A स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, tan A मतलब tan A स्थिति को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति। tan A स्थिति को अनुदैर्घ्य स्थिति, इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति में निकाला, इसी को कहते हैं tan A स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होगी, ध्यान दें, भाषा ध्यान से सुना। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। आवेश की क्या है, यह AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। अब यहाँ पर जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां पर हम क्या मानते हैं, धन परीक्षण आवेश। क्या मानते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो जो ये है -q आवेश, तो A पर स्थित द्विध्रुव की A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर स्थित जो ये आवेश होगा, इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो या डायरेक्ट बोलते हैं, ये बिंदु आवेश -q बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1, कितनी होगी E1। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये क्या होता है E। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E। क्यों, इस दिशा में क्या होगी, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करते हैं क्रिटिकल, तो E1 E2। तो हम E1 निकालेंगे, E1 -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे ये लंबाई कितनी हो जाएगी l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है l। हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, B से P, B से P, BP इक्वल कितनी होगी, टोटल कितनी है R, L बटा कितना हो जाएगा R माइनस L। और क्या चाहिए, AP, A से B तक की दूरी चाहिए होगी, AP इक्वल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है R, तो इसमें L जोड़ देंगे तो R प्लस हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाला, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 माध्यम वायु बल इनटू q बटे
आर स्क्वायर। आर स्क्वायर निकल क्या आएगा, ए से बी तक की दूरी ए पी का इक्वल वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या हो जाएगा क्यू बटे ए पी का मान कितना है आर प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी पी से ए, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस क्यू आप इसके कारण ई टू इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बटे बी पी स्क्वायर इक्वल टू बीपी का मान कितना है आर माइनस एल, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, ये कहाँ है इस दिशा में, ये कहाँ है इस दिशा में, तो ए से पी, ए से पी। अब देखिए आप ई बार बी टू निकालनी है। अब दो बिंदु छेद का बिंदु पर दोनों की दिशाएं कैसी हैं विपरीत, एक बी से एक ए से बी। जब दो बल एक श्याम ले लो एक हम ले लें, दोनों साइड एक दूसरे को खींचे तो परिणामी जिसका ज्यादा होगा उस दिशा में होगा, दोनों का जो होगा बल उनमें से जिसका ज्यादा होगा उस दिशा में चल देंगे, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ पर करनी है, E1 P2 की दिशाएं विपरीत है, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की इक्वल कितना हो जाएगा। अब विपरीत है तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा नहीं, अब ज्यादा कौन है कम कौन। अब इसमें देखो कम से भाग दिया है, अब इसमें कैसे भाग दिया ज्यादा से, कम से भाग दोगे तो ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा से भाग दोगे तो कम मिलेगा, मतलब काय का मान जाता है E2, तो E2 माइनस E1, E2 और E1 के मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, क्यू भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ले लें दोनों में तो E इक्वल टू कितना आएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, ऐसे ले R माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू होल स्क्वायर बोलते हैं इसका, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का बढ़ा रहे हैं इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में देखो a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, तो यहाँ पे सूत्र हमने a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, सूत्र का क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल हो जाएगा। देखिए आर स्क्वायर प्लस का ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस, अब 2rl 12 कितना हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये क्यू है यहाँ पर कितना बचा 2 2 4 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल का, ठीक है। अब इसको Q को L के पास लेना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको मॉडिफाई करें 2 इंटू Q इंटू 12 2 दूनी 4 ठीक है इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर का होल। यहाँ पर क्या बन जाएगा पी, यानी द्विध्रुव का आगुण क्या है पी। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4π/0 इंटू 2pr बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। यहाँ पर क्या बन गया है सूत्र। अब कंडीशन लगाएंगे, यदि एल का हमने जो द्विध्रुव लिया था वो कैसा लिया था, द्विध्रुव के बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी r थी। तो हम यहाँ पे मानेंगे यदि एल का मान छोटा है कैसे r, तब एल स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा r स्क्वायर, तब एल स्क्वायर को छोड़ दो। क्या कहते हैं छोड़ दो। कितना हो जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू 1/4π/0 इंटू 2pr बटे r स्क्वायर, ये 0 कर देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, एक घात कट जाएगा। तो E इक्वल टू कितना आ गया 1/4π/0 इंटू 2p बटे r। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए tan b, क्या tan b स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता tan b, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ, इसे क्या कहते हैं अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, जैसे मैं भाषा बोल रहा हूँ चित्र जैसे बना होगा उसी हिसाब से भाषा बोलनी, वैसे आपको नोट में लिखनी। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी 2l, मध्यबिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति क्या होती है दोनों के लंब, निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी इस दिशा में, तथा +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस दिशा में होगी। ठीक है, इसके एक ही कारण या -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने मान लिया E1 और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लिया E2। तो हमारा टारगेट है अब E1 और E2 निकालना। तो E1 इक्वल टू 1/4π/0 इंटू q बटे r स्क्वायर AP का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा E1, इसी प्रकार से E2 इक्वल टू 1/4π/0 इंटू q बटे dp का। अब AP और BP के बाद देखो ये भुजा L है, ये भुजा L है, ये R है। अब जब दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं दोनों त्रिभुज में क्या है बराबर, मतलब AP इक्वल टू कितना है BP, AP इक्वल टू कितना है BP। अब हमें इसका मान निकालना है कि AP का मान मिल जाएगा BP का मान मिल जाएगा। तो पाइथागोरस पढ़िएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, काय में लगा है त्रिभुज AOP, काय में लगा है AOP। तो AP स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस
बी इनका मान पता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए ए बी और बी के मान कैसे समान है, तब बिंदु बी पर माइनस क्यू के कारण डबल चलती कितना है वो कितनी है, हमारा पर बोल पाए चले जो क्यू बटे ए बी स्क्वायर हमें सकते बी बी स्क्वायर तो इक्वल है या समान आ सकते हैं, वो मान रखने की कोशिश करें, यहाँ पे मान रखने से कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर, तो यहाँ पे भी मान रखने से कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से इवन और इटू के मान समान है किंतु दिशाएं, एक दिशा ऐसे है दूसरी दिशा ये है, किंतु दिशाएं अलग अलग, मान समान है किंतु दिशा अलग अलग। अब जब अलग अलग है तब यहां पर एक बॉल ठीक है, तब E1 तथा E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें। हम केवल बस इतना मान लेंगे, ये आपकी क्या है E1 है, ये आपका क्या है E2, E1 E2। अब ये कौन थीटा माना, यहाँ पे एक और भी थीटा होगा, एक और क्या होगा थीटा। अब एक कोण थीटा है बजाय थीटा बराबर है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये कितना हो गया ये भी थीटा और ये थीटा। अब इसको E1 E2 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित कर लो। E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा E2 cos थीटा, cos हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहां से कोण है, और E2 का दूसरा घटक क्या होगा वो इस दिशा में होगा E2 sin थीटा हो जाएगा। E1 को भी विभाजित करें तो यहाँ पे क्या आएगा E1 cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा E1 sin थीटा। अब देखिए E1 E2 के मान बराबर है, sin थीटा भी इक्वल है, तो ये दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, तब जो ऊर्ध्वाधर घटक होंगे आपस में क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तब परिणामी विद्युत शक्ति E इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। E1 और E2 के मान कैसे हैं इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। E1 का मान पता है, cos थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो E इक्वल टू E1 का मान कितना है 2, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q बटे r स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, into cos थीटा। अब cos थीटा का मान निकालो, cos थीटा का मान AOP में ले लें, AOP cos थीटा बराबर कितना होता है आधा बटे का, आधा कितना है n और कर्ण कितना है AP का मान कितना निकाला है n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर, ठीक है। cos थीटा का मान ले लेना, cos थीटा का मान यहाँ पर आते हैं तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा का मान कितना है l बटे l स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तथा 1 बटे वर्गमूल है, वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं घात 1/2 के रूप में, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into q into 2a बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे घात 1 घात ये है 1/2 1 बटे आधा कितना हो जाएगा 13, को कैसे लिखते हैं 3
बटे 2। अब ये आपका क्या बन जाएगा, बिंदु आघूर्ण P, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्रभाग बटे, ये आपका क्या आ गया, चूंकि L का मान छोटा है R की तुलना, तब L स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना, तो L स्क्वायर को छोड़ना, क्या कहते हैं, छोड़ना, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे R स्क्वायर प्रभाग P बटे 2 से 2 गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P बटे R की। ये काय के लिए आया है, निरक्षीय स्थिति, काय के लिए है, निरक्षीय स्थिति या tan B स्थिति के लिए। अब पहले वाले में कितना आया था, पहले वाले में आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R, मतलब जो अक्षीय में होगा उसका आधा होगा कहाँ पे, निरक्षीय, समझ में आया। नोट कर लेना। अब देखिए हमने अक्षीय निरक्षीय बताया, यदि आपको किसी भी बिंदु पे आ जाए, हम ना कहें ना अक्षीय कहें, सवालों में ना अक्षीय कहा जाए ना निरक्षीय कहा जाए, तब आप क्या करोगे, अक्षीय निरक्षीय कुछ नहीं पता, तो अक्षीय निरक्षीय पता नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे लेकर गए, किसी भी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी बिंदु उस पर लिखा है, अब दिख रहा है, हाँ सबको दिखाई दे रहा है। द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ध्यान देना, माना कोई वेक्टर बिंदु है, ओ ए बी, माना कोई वेक्टर बिंदु है ए जो कि -2 और +2 वाले से सेटल करना है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण P, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण P, ये दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -2 से +2। अब मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से थीटा कोण, कितने कोण पर, थीटा कोण पर आर दूरी पर कोई बिंदु P जिस पर हमें वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता, अब जैसे हमें P बिंदु आघूर्ण मान लिया, तो आपको Z मानना है, Z, ठीक है, कोई बिंदु Z है जिस
इस पर हमें क्या करना है, बिंदु छेद की तीव्रता क्या है। इसके लिए ये द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P। इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित करें। अब एक घटक कहाँ जाएगा, इस द्विध्रुव का एक घटक आएगा इस दिशा में, एक कहाँ जाएगा इसके अलावा, मतलब कुछ इस प्रकार से जाएगा और दूसरा वाला कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P का जो क्षैतिज घटक होगा वो इस दिशा में होगा, वो कितना होगा, P cos थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इस दिशा में होगा, जी कितना होगा, P sin थीटा। ठीक है, अब ये आपकी कौन सी स्थिति बन गई, अक्षीय स्थिति, और ये वाली कौन सी स्थिति बन गई, निरक्षीय। इसका नाम दे दें A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश, A डैश B डैश। द्विध्रुव आघूर्ण कितना है उसका, P sin थीटा, और कौन सी स्थिति बना हुआ है, निरक्षीय। A डैश B डैश के कारण P पर Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक कितना होगा। अब निरक्षीय स्थिति है, कौन सी स्थिति है, निरक्षीय या टेन की स्थिति, निरक्षीय या टेन भी स्थिति बन रही है यहाँ, तो टेन की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, तो E बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छी स्थिति का सूत्र याद हो गया होगा, P बटे कितना आया था, I3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, P था, लेकिन यहाँ पे कितना है, P sin। और दिशा क्या होगी, इसके कारण दिशा क्या होगी, इस दिशा जैसे शुरू शक्ति दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस, तो दिशा भी बनती है। अब A डबल डैश B डबल डैश के कारण Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आया था, 2P बटे I2 आया था। तो यहाँ पे अब A डबल डैश B डबल डैश की स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2P cos थीटा हो जाएगा। अब इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ से यहाँ की होगी, क्या होगी दिशा, यहाँ से यहाँ, E1 और E2 दोनों परस्पर कैसे है, लंबवत है, इनका परिणामी कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा, परिणामी यहाँ पे E1 परपेंडिकुलर है E2 का परिणामी कितना होता है, E इक्वल टू, जब दो लंबवत वेक्टर हो उनका परिणामी क्या होता है, आप लोगों को सूत्र क्वेश्चन में बताया जाता है, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का घन। अब थीटा का मान यदि दोनों अपेयर्स में है, थीटा का मान 90 होगा, ये क्या हो जाता है, तो बचेगा क्या, A स्क्वायर प्लस B, तो परिणामी सीधे लिखेंगे E इक्वल टू कितना होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 E2 के मान रखे यहाँ पर, जो कॉमन हो कॉमन, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P sin थीटा बटे R2 का होल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2P cos थीटा बटे R2 का होल हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ चीजें कॉमन है, उनसे बाहर निकाल, E इक्वल टू
देखिए इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से कॉमन आएगा तो बाहर निकलेगा कितना 1/4 एप्सिलॉन। अब पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पी स्क्वायर होगा, कॉमन आएगा तो पी बचेगा। यहाँ पे नीचे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो क्या बचेगा आर। अब फॉर्मूले के अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक cos स्क्वायर इसको देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना बचेगा t e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p बटे r। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कितने बचे हैं इसका 3 cos स्क्वायर थीटा। ये कितना है होगा 1, तो e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p बटे r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल है। यदि आपको ये सूत्र याद है, कंपटीशन में तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा रिवीजन नहीं कर सकते। ये सूत्र याद है तो डायरेक्ट निरक्षी सूत्र निकालना है। निरक्षी सूत्र मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 90, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 90 माना तो ये कितना जाएगा 0, तो बचेगा क्या e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p बटे। ठीक है, अगर अक्षी निकालना है, क्या निकालना है अक्षी निकालना है तो थीटा इक्वल टू कितना है 0, और 0 का कोण ये कितना जाएगा 3 1 4, और 2 से बाहर निकलेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2p बटे। ये सब निकल। अब किसी भी कोण पे होगा तब माना क्या निकाल। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक देखिए। आप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक, बल युग्म आघूर्ण निकालना। तो हम मानेंगे माना एक समान विद्युत क्षेत्र E जिसमें कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी, भाषा ध्यान से सुनना, यही भाषा आपको लिखनी है। कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी कितनी है 2l है। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है थीटा कोण पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव की -q आवेश पर, ये माइनस है तो इस पे एक बल लगेगा, वो किस दिशा में होगा इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस है। तो कितना हो जाएगा बल F इक्वल टू कितना होता है q। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के -q आवेश पर एक बल F इक्वल टू q e विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जबकि द्विध्रुव के +q आवेश पर एक बल F इक्वल टू q e, वो भी कितना होगा, आवेश q है विद्युत क्षेत्र e है, तो q e विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। अब दोनों बल जो कि क्या है विपरीत दिशा में है, क्रिया रेखा क्या है अलग अलग है, आपस में मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब ये A है, ये B है, ये C है, तब बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। टाउ का सूत्र क्या होता है बल गुणा दो में से एक बल लेना है और दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों
के बीच की लंबवत दूरी। तो दो बल, एक बल कितना है F है, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी ये वाली। एक बल ये लगा हुआ है, एक बल ये लगा हुआ है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है BC। बल का मान तो पता है QE। अब हमें BC चाहिए तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, तो ABC हो साइन थीटा ले लें। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंबा टेक कर्ण, लंबा कितना है BC, BC कर्ण कितना है 2L, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 2L साइन थीटा। मान रखते हैं आप कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L, ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा P, कितना हो जाएगा PE साइन थीटा। ये टाउ इक्वल टू मिल गया। इसका सदिश रूप पूछा जाए तो सदिश रूप कैसे लिखेंगे, टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये इसका क्या मिल गया सदिश रूप। अब इसमें स्थिति होती है कि यदि क्षेत्र की दिशा में रखा है कोई ध्रुव तो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 0 होगा, तो साइन 0 का मान 0 और टाउ कितना हो जाएगा 0, मतलब कोई वैल्यू में आगुण नहीं करना। जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90, मतलब द्विध्रुव को कैसे रखा हो लंबा तक रखा हो। जब लंबा तक रखा गया हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, अधिकतम 1 होता है, तो अधिकतम होगा तो कितना होगा 1, तो टाउ कितना मिलेगा आपको, टाउ आपका मिलेगा मैक्सिमम अधिकतम P इंटू, ठीक है।